हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान। तो सभी बच्चों को मैं पहले एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है अपनी वर्कशीट पर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और आपको डेट लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे टॉपिक दिल्ली के सुल्तान। बच्चों, हम जानेंगे कि दिल्ली के किस किस समय कौन कौन से सुल्तानों का शासन था और इसके अलावा हम इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए बच्चों, अगर हमें इतिहास का अध्ययन करना हो तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। बच्चों, हमें अगर इतिहास जानना हो तो उसके स्रोत क्या क्या हैं? उसके प्रमुख स्रोत हैं बच्चों अभिलेख। पहले जो शासक होते थे वो अपनी विजयों का वर्णन अभिलेखों पर कराते थे। अभिलेख का मतलब है जैसे कि जो खंबे होते थे जो पत्थर के बने हुए होते थे, या पत्थर की चट्टानें होती थी, या बड़े बड़े पत्थर के शिलालेख होते थे, उन पर अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख और इसके अलावा सिक्के तो आप सभी जानते हैं। तो जो शासक होते थे, जिसका शासन होता था, वो सिक्कों पर अपना फोटो लगवाते थे, उसके नीचे अपना समय लिखवाते थे और दूसरी तरफ सिक्के के अपनी विजयों का वर्णन कराते थे। तो उन सिक्कों के माध्यम से हमें उन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो तीसरा है स्थापत्य कला। स्थापत्य का मतलब है भवन निर्माण कला। भवनों को देखने से हमें पता चलता है कि ये भवन किस शासक के द्वारा बनवाया गया, किस समय में बनवाया गया। तो इन चीज़ों के माध्यम से हमें किसका पता चलता है? इतिहास का पता चलता है। इसीलिए इन्हें इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं प्रमुख स्रोत बच्चों? अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला। ठीक है, मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए, अगर हमें दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी लेनी हो तो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो हम इतिहास की तारीख या तवारीख। बच्चों, तारीख क्या है? एक वचन शब्द है। तारीख जो आप सभी जानते हैं, तारीख एक वचन शब्द है और इसी का बहुवचन शब्द है तवारीख। ठीक है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अब बच्चों, जो तवारीख है वो किसके द्वारा लिखे गए थे और क्यों लिखे गए थे, ये हम आगे पढ़ेंगे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रकाशक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो तवारीख लिखने वाले लोग थे, जिसके माध्यम से कि हम इतिहास को जानते हैं, तो वो तवारीख के लेखक कौन होते थे? सचिव होते थे। ठीक है, प्रशासन में सचिव होते थे, या प्रशासक होते थे, या कवि होते थे, या दरबारियों, मतलब इनमें से कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो तवारीखों को लिखते थे और जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। उन तवारीखों में क्या करते थे? वो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें कि सभी को समान न्याय मिले। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। बच्चों देखो, ये सीमाएं हैं कि जो तवारीख के जो लेखक होते थे वो कहाँ रहते? विशेषकर वो दिल्ली में रहते थे। इसीलिए अगर हमें दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी लेनी हो तो हमें तवारीखों के माध्यम से मिल जाएगी। ये लेखक दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। और ये जो तवारीख लिखते थे बच्चों, जो उन्होंने इतिहास में लिखा है वो किस लिए लिखे थे? वो ढेर सारा इनाम पाने के लिए लिखा करते थे, है ना। वो तारीफें करते थे शासकों की और शासक उन्हें बदले में बहुत सारा इनाम दिया करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। वो किस तरह का शासन करने की सलाह देते थे? कि जन्म सिद्ध अधिकार मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, वो कहते थे कि जो शासक हैं उनके जन्म सिद्ध अधिकार हैं ये। और लिंग भेद मतलब लिंग भेद पर आधारित, लड़का लड़की का भेदभाव करते हुए जो शासक है उसमें लड़कियों को शासन नहीं करने दिया जाता था, लड़कों को ही करने दिया जाता था। तो लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। कौन देते थे बच्चों? तवारीखों के लेखक। ठीक है, लेकिन उनके विचार जनता के साथ सहमत
नहीं होते थे, जनता उनके विचारों से सहमत नहीं होती थी। अब बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे दिल्ली के शासक कौन कौन थे। तो देखो बेटा, यहाँ पर राजपूत वंश के शासकों के नाम दिए हैं। देखो पहला है तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी से इसका समय आरंभ हुआ। उसके बाद 1165 में है। अनंगपाल का समय 1130 से 1145, चौहान का समय है 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। इसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासन, यहाँ पे कौन सा शासन शुरू हुआ? तुर्की शासन 1206 से 1290 तक। अब देखो तुर्की शासन में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, 1290 तक का शासन है। ठीक है, यहाँ से 1290 से बच्चों फिर से खिलजी वंश शुरू हो जाता है। तो जो तुर्की शासन था इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने कि कुतुब मीनार इमारत की नींव रखी थी। ठीक है, कुतुब मीनार इमारत को बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। इसके बाद इनकी बिटिया रजिया सुल्ताना शासिका हुई। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन शासक हुए। ठीक है, इसके बाद बच्चों 1290 में खिलजी वंश आया, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी शासक बने, फिर अलाउद्दीन खिलजी शासक बने, और इसके बाद आया तुगलक वंश 1320 में। तुगलक वंश में बच्चों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये थे। और इसके बाद आया सैयद वंश में खिज्र खान। इसके बाद फिर आया लोधी वंश में बहलोल लोधी, ये प्रमुख शासक रहे। तो बच्चों अभी हमने कितने शासकों के बारे में पढ़ा था? तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा तोमर शासकों के बारे में। ठीक है, तोमर, उसके बाद फिर चौहान, फिर तुर्की शासन, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी वंशों को सिस्टमेटिकली याद कर लोगे कि कौन सा वंश पहले आया और उसके बाद दूसरा कौन सा वंश आया। आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि पहले खिलजी वंश आया, कि तुगलक वंश आया, या सैयद वंश। मान लीजिए 3 वंशों के नाम दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले खिलजी वंश आया था, उसके बाद फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। ठीक है, तो आपको ऐसे सिस्टमेटिकली पता होना चाहिए। और इससे पहले तुर्की शासन आया, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे। अब बच्चों हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। सबसे पहले किसकी राजधानी बनी थी? तोमर शासकों की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है। बच्चों चाहमान किसे कहते हैं? अजमेर के चौहानों को कहते हैं। ठीक है, अजमेर के चौहानों को चाहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त कर दिया। तो आपने यहाँ देखा, पहले तोमर का शासनकाल था, इसके बाद चौहान का आया। इसका मतलब क्या है कि चौहान ने तोमर को पराजित किया। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मतलब वाणिज्य व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? जैन व्यापारी रहते थे। ठीक है, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देहलीवाल आपको पता होना चाहिए। देहलीवाल किसे कहा जाता है? देहलीवाल सिक्कों को कहा जाता है। ठीक है, देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो बच्चों दिल्ली क्या थी? दिल्ली फिर बाद में एक राजधानी बन गई। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। बेटा अगर वीडियो एक बार में समझना है तो आप दोबारा भी देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। इसके बाद हम बच्चों वर्कशीट में आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो पहले प्रश्नों को समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपको स्रोतों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर हम वर्कशीट से ही करेंगे। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं। तो हमारे स्रोत क्या हैं बच्चों? पहले क्वेश्चन का आंसर में आप लिखेंगे अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य और इसके बाद लिखेंगे तवारीख। ठीक है बच्चों, ये आप लिखेंगे पहले
क्वेश्चन के आंसर में, आंसर नंबर 1, जिसमें कि इतिहास जानने के स्रोत पूछे गए हैं। तो आपको बस नाम लिख देने हैं, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य और तवारीख। ठीक है बच्चों, ये है आपके पहले प्रश्न का आंसर, बस आपको नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तवारीख का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है किस प्रकार। आपको बताना है किस प्रकार से तवारीख का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है बच्चों, यहाँ से आप लिखेंगे, तवारीख के द्वारा हमें प्राचीन काल के शासकों, उनके समय की घटनाओं व उनके प्रशासन में जानकारी देने में उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए जो तवारीख का अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों तवारीख का जो अध्ययन है इसकी भी एक सीमाएं हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे पॉइंट के थ्रू। नंबर 1, तवारीख द्वारा गांव के माहौल का पता नहीं चलता। ठीक है, जो तवारीख हैं अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनके द्वारा गांव के माहौल का पता नहीं चलता, क्योंकि तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। कहाँ रहते थे बच्चों? नगरों में रहते थे। दूसरा पॉइंट है, शासकों की झूठी प्रशंसा के बारे में पता चलता है तवारीखों के द्वारा। तवारीखों के द्वारा, क्योंकि जो तवारीखों के वो थे लेखक, वो किस लिए लिखते थे? उसमें वो राजाओं की झूठी झूठी प्रशंसाएं लिखते थे, जिसके के बदले में राजा उन्हें बहुत सारा धन या इनाम देते थे। तीसरा पॉइंट है, तवारीख के लेखक लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था की सलाह देते थे। ये कहते थे कि बेटी शासिका नहीं हो सकती बल्कि बेटा ही शासक होना चाहिए। तो एक लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था की सलाह देते थे। और नंबर 4 है, जनता उनके विचारों से सहमत नहीं थी। जनता सहमत नहीं थी बच्चों, जो तवारीख के लेखक थे उनके विचारों से जनता बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। तो ये क्या थी? तवारीख के अध्ययन की सीमाएं थी। अब प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं, कुतुब मीनार के बारे में। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। तो बच्चों आपको शासकों के नाम बताने हैं, किस किस का योगदान है, और कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्रित करके लिखिए। कुतुब मीनार के बारे में कुछ और जानकारी भी आपको लिखनी है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे अच्छी तरह समझ कर लिख सकते हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है। यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 AD में शुरू करवाया था। इसकी 3 मंजिलें इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। और मीनार, जब बच्चों ये जो मीनार थी ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। कब हो गई थी? जब आसमान से बिजली तड़पी, बहुत तेज बिजली तड़की थी, तो उसके तड़कने से इसकी ऊपरी जो मंजिलें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसकी 3 मंजिलें इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। और मीनार का क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।